यहाँ सबसे पहले इस्लामी इत्तेहाद की बात की जाती है। इस्लामी इत्तेहाद के लिए हमने यहाँ से बाकायदा एक्सपोर्ट किया अपना एक्स आर्मी चीफ, लेकिन यहाँ इस्लाम का हालत ये है कि जिस वक्त पार्लियामेंट में शराब को यानी वो उसको कलअदम करार देने की, बैन करने की करारदाद पास की जाती है, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो मुकर जाती हैं। यहाँ तो ये इस्लाम है, यहाँ तो वो इस्लाम तो ख़तरे में उस वक्त पड़ जाता है जब किसी दूसरे के हवाले से कोई बात आ जाती है। तो इस्लाम को तो हमने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि चूरन चटनी की तरह वो हमारे काम आता रहे, हमारे मामलात, हमारी आयात भी, आयात कुरानी की तफसीर, उसका तर्जुमा भी उतना पेश किया जाता है जितना हमारे फ़ायदे के लिए। और दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, ये भी कुरानी की आयत है, मैं कोई अपने घर से नहीं कह रहा। अधूरा इल्म जहालत है, ये जहालतें भी तो हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसको नहीं पता? साद रफ़ीक के बारे में कौन नहीं जानता कि वो स्टे ऑर्डर पे पूरी वजारत निकाल गया। फैसल वावडा के बारे में क्या हो रहा है? फैसल वावडा की फैसल का फे कोई कर लेगा इधर उधर? यहीं इसी मुल्क में, यहाँ मैं हैरान होता था, शौकत अजीज़ आते थे मेरे सामने बैठ करके झूठ बोल करके चले जाते थे। मैं उस वक्त एक ग्रुप का मीडिया एडवाइज़र था और वो जितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे मैं सोचता था यार ये कौन आदमी है, लेकिन मैं शौकत अजीज़ पे ही क्या मौकूफ़। उसके बाद जितने आए उन्होंने क्या झक मारी है, वो भी सब यही है। इस वक्त इमरान खान साहब जब आए थे तो हमें बता रहे थे कि हॉलैंड वाला जो है वो साइकिल पे है, और अब इमरान खान हेलीकॉप्टर में है, वो हवाओं से नीचे ही नहीं आ रहे हैं, मैं पैदल चलता चला जा रहा हूँ। भाई किधर हो? हज़रत उमर फारूक की मिसालें दे करके वहाँ एक बहुत बड़े इदारे का सरबरा, अगर मैं ज़रा सा बात करूँगा तो फिर एक नोटिस आ जाता है। मतलब वो हज़रत उमर फारूक हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले करके और नून लीग से 18 बॉडीगार्ड लेता है, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी लेती है। यहाँ तो ज़मीर टके टके में बिक रहा है। किसकी बात करेंगे? इलेक्शन कमीशन में जाओ, अब एक बहुत बड़े इदारे से एक बहुत बड़ी हस्ती का मुझे टेलीफोन आया। उन्होंने कहा भाई ये 2 लोगों को मैं 2 महीने के बाद पकड़ूंगा। मैंने कहा 4 महीने तक मैं मजीद चुप रहूंगा, 6 महीने के बाद चिल्ला रहूंगा। मुझे आज चिल्लाते हुए पौना साल हो चुका है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देखिए चेयरमैन नैब की नाक के नीचे जहांगीर तरीन आकर के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अच्छा, वहाँ चौधरी साहबान जो है उनके केसेस को मुका दिया जा रहा है या नहीं मुका दिया जा रहा है? यहाँ कोई एक आदमी थोड़ी है। मुझे ये बताएं, जाहिर सी बात है आप किसी न किसी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन जीता जा सकता है ना। अगर आप पहले ही तवक्कुआत तो पूरा नहीं उतरेंगे फिर आपकी तब्दीली तो फिर ये आपसे एक मिनट ये लतीफा आपसे मेरे ख्याल है किसी और ने गैर संजीदा आदमी ने शेयर किया होगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पे आपके ख्याल में ये कारकर्दगी की बुनियाद पे पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत बनी है? ये मुझे बताइए। बात करनी है, मेरी बात सुने ना। ये पहले अभी आप सुन रहे होंगे इन्हीं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कैंपेनिंग के दौरान जो ट्रांसमिशंस के दौरान ये जो वज़रा आके बैठ के बातें करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, वज़ीरों को झूठ बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं जी। क्या हो गया? वज़ीरों को झूठ बोलने के लिए वज़ारत मिलती है। वो वज़ीर को आपको नहीं पता था कि वो कहता था इमरान खान आएगी 2 अरब रुपए, 2 अरब पता नहीं 2 करोड़ लेकर के आएगी, 100 अरब तुम पे लगाएगी, 100 अरब मुंह पे मारेगी। मार दिया। उसकी वज़ारत फल फूल रही है, दिन भर सुबह शाम झूठ बोलता है, पीआईडी के सामने बैठ करके और झूठ बोल रहा होता है, और आप झक मार करके उसको लाइव दिखाते हैं। अगर जरा सी बात करो तो कैमरा को आगे कर देते हैं कि चलो जरा इनको पूछ लो। आपसे सवाल ये है कि अगर आप 200 अरब की बात कर रहे हैं, खैर अगर ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में 16, 15, 18 नशिस्तें ले जाते हैं 23 में से, क्योंकि कहा ही जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत है तो यहाँ भी हुकूमत बना लेगी। माजी में 2 इलेक्शंस में ऐसे ही देखने को मिला। तो क्या फिर वो जिन वजीरों की आप बात कर रहे हैं वो ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब पे एतमाद पहले भी था और अब भी है? महंगाई जितनी भी जाए, खान साहब तो ये कहते हैं कि महंगाई है ही नहीं मुल्क में, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं महंगाई नहीं है। खान साहब पहाड़ की जिस चोटी पे हैं उनको क्या पता कि बारात कहां जा रही है? वो अपने महल से बाहर कब निकलते हैं जो उनको पता चलेगा? वो जस्टिन ट्रूडो थोड़ी हैं जो अवाम में निकल करके और उनके साथ सेल्फियां खिंचवाते हैं। खान साहब को उनकी काबीना के अनमोल रतनों ने अंधा किया हुआ है। खान साहब को उनकी हुआ है ये जो हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम ले लेकर के इख्तिदार में आए हैं, अगर ये उनकी जिंदगी का 5% अभी आज इस वक्त मेरी बात सुनने के बाद अप्लाई करने लगे, खुदा की कसम इनका एक रात उस महल में कयाम करना मुश्किल हो जाएगा। जिस मुल्क में 11 माह की बच्चियों का रेप हो रहा हो, वहां के वजीर आजम का इत्मीनान ये है कि वो कह रहा है कि आज से पहले लोग कभी इतने खुश नहीं थे। उस मुल्क के वजीर आजम का हाल ये है कि वो कह रहा है कि मैंने 2 साल में एक छुट्टी नहीं की। बंदा खुदा तुमने काम क्या किया है? मां सिवाय हवाई फायर के तुमने काम क्या किया? इसका जवाब हम फिरदौस शमी नकवी साहब से लेते हैं। फिरदौस साहब, आपने नूरुल आरिफीन की सारी बातें सुनी, आप इन्हें किस तरह डिफेंड करेंगे? तो ये है नूरुल आरिफीन साहब, आप जब दीन का इतना मुताला करते हैं तो आपको ये भी पता है कि अगर आप परफेक्ट रूलर को ढूंढने देंगे तो आपके पास कोई रूलर नहीं मिलेगा, ना आलिम मिलेगा। अच्छा, तो अपनी जबान की कड़वाहट को कुछ उस चीज के अंदर लेके आइए कि इंसाफ पे इतनी बेदबारी है, आप अपनी जमात बना के खुद मैदान में उतरिए कि मुल्क आपका भी है और इसको सुधारिए, वरना आप अपने आर्गुमेंट्स को किसी रैशनल उसके अंदर लेके आए
मैं समझता हूँ ये आपको हक नहीं दिया कि आपको अगर मीडिया पे बिठाया जाए तो आप इस तरह बेदरेग हम तमाम लोगों को एक ही फहरिस्त में डाल के हमारी इज्जतें उछाल दें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मुल्क की खिदमत के लिए उतरे हुए और हम अपने तौर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें जो जज किया जाएगा हमारी कोशिशों पे जज किया जाएगा, नताइज हमें खुदा, और मैं समझता हूँ कोशिश हम पूरा कर रहे हैं और उन कोशिशों के नताइज भी नजर आ रहे हैं। इसे कि आपको नहीं नजर आते वो मैं समझता हूँ नकवी साहब उन कोशिशों के और नताइज की अगर आप तफसील बता दें तो ज्यादा मामला फिर दूसरी तरफ भी चला जाएगा। मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे काइंडली बता दीजिए ताकि मैंने जब तो तफसील पूछी ना, मैंने कहा बता दीजिएगा ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं सुन सकता। लेट हिम स्पीक। आप बताइएगा सर क्या कोशिशें हुई हैं? खुद ब खुद करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, खुद ब खुद सीमेंट की ऑफटेक तारीख की बुलंद तरीन सतह में आ गई। अच्छा, खुद ब खुद जो है आपकी तारीख के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड आ गया। खुद ब खुद आपके मुल्क में 60 साल के बाद डैम बनने शुरू हो गए। खुद ब खुद सारी दुनिया सराहने लगी कि इस मुल्क की जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है ट्री प्लांटेशन की, वो दुनिया में सबसे अच्छी है। और इसमें खुद ब खुद इस तरीके से सर 2-3 चीजें मैं भी बोलूं। खुद ब खुद जो आप इतना जिक्र कर रहे हैं, खुद ब खुद महंगाई हो गई, खुद ब खुद दवाइयां महंगी हो गई, खुद ब खुद डॉलर महंगा हो गया। अच्छा, डॉलर कम हो रहा है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं आपको ये देखिए बात सारी चीज है। सर आपने बोला, मुझे भी तो चीजें गिनवाने थे ना। दालें खुद ब खुद महंगी हो गई, मेडिसिन खुद ब खुद महंगी हो गई, डॉलर खुद ब खुद महंगा हो गया, खुद ब खुद पेट्रोल महंगा हो गया, अच्छा मैं खामोश महंगी हो गई। आप नहीं सुनना चाहते तो नहीं मैं सर आप ही की बात सुन रहे हैं, मैं तो सर आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी फिरदौस साहब, कंप्लीट आप मुझे कह दें कि 1 मिनट है, मैं 1 मिनट के अंदर। जी फिरदौस साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इश्यूज क्या है। किसी हुकूमत को शौक है कि वो रुपये को डिवैल्यू करे और आते ही करे, खुद इसका इस्तेमाल करके बाकी लोग भी है। ये एक मजबूरी होती है, इकोनॉमिक्स की मजबूरी है। और आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आती किसी इकोनॉमिक्स के पास प्रोफेसर के पास, मुझे रिस्पॉन्ड करने की कौन सी हुकूमत ऐसी है जो आके 100 रुपए के डॉलर को 164 रुपए पे करवा दे? उसको कोई शौक चला? उनको क्या कॉमन सेंस बात नहीं नजर आती कि सारी इम्पोर्ट्स महंगी हो जाएंगी? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया फिरदौस साहब। मैं नकवी साहब को एक जवाब दे दूं सर, एक जवाब, फिर आप नकवी साहब आपकी बात बिल्कुल बचा है। मुझे शायद इकोनॉमिक्स का इतना नहीं पता होगा, मुझे आदाद शुमार का इतना नहीं पता होगा। आप बिल्कुल ही बात सही कह रहे हैं कि 100 रुपया 124 से 128 का डॉलर होगा, वो 160 पे हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं लेके जाएगी। लेकिन सर मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2018 से पहले इमरान खान साहब क्या ये नहीं कहते थे कि अगर टैक्सेस लगा के ही मुझे कम करना है कर्जा, टैक्सेस ही लगा के मुझे मुल्क चलाना है, तो मेरे होने या फिर किसी और के होने का क्या फायदा? सवाल आप पूछने जा रहे हैं, पहले मुझे कुछ वजाहत देनी है। उन्होंने इकोनॉमिक्स की बात की, पहले मैं अपने जेल का यहाँ ऑन एयर एतराफ कर रहा हूं। मैं वाहिद आदमी हूं कराची यूनिवर्सिटी में बैठ करके मैंने नकल करने की कोशिश की, नकल की, इतना टैलेंटेड मैं हूं, कोई मुझे नहीं पकड़ सका। इकोनॉमिक्स का पेपर था और आखिरकार मैंने वो पेपर कैंसिल किया, टीचर को मैंने ये पकड़ाया और मैं घर आ गया, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा काम नहीं है, इकोनॉमिक्स का मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी बात, आपने मुझे कहा कि आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती है और अगर आपको आइडियलिज्म की तलाश है तो आपको अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अगर आइडियल चीजें नहीं होती हैं तो नवाज शरीफ में कौन से कीड़े पड़ गए थे? 3 दफा वजीर आजम बनाया था, इस मुल्क के इदारों ने उसको सलामी दी थी, तीसरी दफा के बाद उनको याद आया कि ये गद्दार है। उसी इदारों ने आजकल MQM वालों को यहाँ इस्लामाबाद में बिठाया हुआ है, उनको बाद में याद आएगा जब जरूरत पड़ेगी कि इनको एक मरतबा फिर जो है वो गद्दारी का टाइटल देना है। मेरी कोई जरूरत, कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आधा सच बोलूं और आधा झूठ बोलूं, तो मुझे ये मुनाफकत की बीमारी नहीं है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि सूरत-ए-हाल आइडियल नहीं होती है। जब आइडियल नहीं थी, जब हजरत उमर फारूक के ऐन और हजरत अबू बकर के अलिफ का पासिंग भी नहीं थे, ना पास करना था, तो बिलावजा खड़े होकर के झूठ बोलने की और हमें ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? अगर पिछला तसलसल ही करना था तो फिर ये तब्दीली किस बात की है? ऐवान सदर से ममनून हुसैन को निकाल करके आरिफ अलवी को भिजवा देना आपकी मजबूरी हो सकती है। मैं क्यों इस मुनाफकत में, इस कार्य जहल में आपका साथ दूं? अगर इमरान खान को ऐवान वजीर आजम में बिठा करके मेरे घर पे दाल दलिए का बंदोबस्त हो रहा है तो मैं ऐसा करूं, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं है। अल्लाह ने मेरी इज्जत का अल्हम्दुलिल्लाह बंदोबस्त किया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं इन करोड़ों लोगों की जिन्होंने इमरान खान की आवाज पर लब्बैक कहा और आज उनको मिल क्या रहा है। ठीक है।
ठीक है नूरुल आरिफीन, आपने अपना पॉइंट दे दिया। मुझे बताइएगा अवैस कादिर शाह साहब, अभी आज का इलेक्शन आप लोग काफ़ी पुरुमीद है, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन अगर आप लोग जीत जाते हैं तो आप मसाइल कैसे हल करेंगे? आप लोगों के पास तो सिंध में भी मसला है कि फंड्स नहीं मिल रहे, वफाक हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, आप वहाँ मसाइल कैसे हल करेंगे? उससे पहले एक सवाल ये कि आप पुरुमीद हैं कि वहाँ पे जीतेंगे? देखें, नूरुल आरिफीन साहब काफ़ी जज्बाती हो गए और फिरदौस भाई ने भी जो बात बोली वो ज़रा मौके की मुनासिबत से बिल्कुल ठीक नहीं थी। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी को बोलने का हक है और ये हक कोई किसी से नहीं छीन सकता। सही। आपने जो बात की, हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। पुरुमीद इसलिए हैं कि इस वक्त आज आप टर्नआउट देख रहे हैं कि टर्नआउट वोटर्स का किस तरह है और कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसकी लीडरशिप ने जाके वहां पे 40 से ज्यादा जलसे किए, कॉर्नर मीटिंग्स की, हर उस जगह गए जहां पे आज तक लोगों ने कोई नाम भी नहीं सुना होगा इन पब्लिक। इन पाकिस्तान में कुछ ऐसे ऐसे गांव गोठों में मेरे चेयरमैन गए हैं जहां पे कोई लीडरशिप, आपके चेयरमैन मसाइल कैसे हल करेंगे? और वहां पे देखें, वहां पे जो रिस्पांस मिला है, वहां पे जो रिस्पांस, जहां जहां चेयरमैन साहब जाते वहां पे जो आवाम निकलती इस ठंड में, इस सर्दी में, रात के टाइम पे भी इतने बड़े बड़े हजारों की तादाद में जलसे हुए। हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे वाज़ेह अक्सरियत लेगी अगर फ्री एंड फेयर ग्राउंड छोड़ा गया तो, और इस तरह अगर फॉर्म 45 वक्त से पहले ना निकले तो, अगर काउंटिंग सही हुई तो, और अगर कोई सिस्टम का ब्रेकडाउन बंद ना हुआ तो, ठीक है, ऐसा ना हो कि 2 घंटे के लिए कोई सिस्टम बंद हो जाए। सब नहीं हुआ तो फिर कितने निश्चित निकाल रहे हैं आप 23 में से, ये बताइए सर। डिस्कशन कहीं और चली जाती हैं। मैं तो यहाँ पे कितनी निश्चित आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास आ जाएंगी? किस किस पोलिंग स्टेशन पे कहाँ पे रोका जा रहा है खवातीन को, कहाँ से हमें शिकायतें मौसूल हो रही हैं, और इस वक्त अच्छा आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी? इलेक्शन कमीशन पे बात हुई, इलेक्टोरल कॉलेजेस पे बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हुई, तो मैं याद दिलाता चलूं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो, देखिए मुझे कंप्लीट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, एक 52(8) भी हुआ करता था, वो पूरे पाकिस्तान को याद है कि सदर पाकिस्तान जरदारी साहब ने उसको खत्म किया था, वो सारे से बिल्कुल 18वीं अगर तरमीम में उसको भी खत्म हुआ किसी ने रिवोक किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही आई। ठीक है, चलिए आपकी तरफ वापस आते हैं, अभी आपकी तरफ वैसा वापस भी आएंगे, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। रिफॉर्म्स भी तो सर आपने करना है। आज चेयरमैन साहब के जलसों पे पाबंदी लगा दी जाती है 2 दिन पहले। क्या होता है अगर एक फेडरल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।